हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के क्लास में हम बात करेंगे मॉडल सेट जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा रिलीज़ किया गया है उनके सॉल्यूशंस के बारे में। हमारे टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए काउंसिल ने मॉडल सेट जारी किए हुए हैं। हालांकि वो मॉडल सेट्स आर्ट्स के बच्चों के लिए है, बट क्योंकि साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए मॉडल सेट्स अवेलेबल नहीं है काउंसिल के द्वारा, तो हम उन्हीं के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे और जो भी क्वेश्चंस के पैटर्न का हिंट हमको चाहिए वो हमको इस तरह के क्वेश्चन से भी मिल जाएगा। तो वन बाय वन करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे हमें किस तरह से तैयारी करनी है, मिलता जुलता क्वेश्चंस किस तरह से हमसे पूछा जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो टोटल 3 सेट हैं आपके मॉडल सेट क्वेश्चन के तौर पे जो कि काउंसिल ने रिलीज़ किए हुए हैं, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। तो एक बेसिक सी बातें जो आपको मालूम होंगी, जैसे कि सेट जो है आपके दिए हुए उनमें टोटल जो टाइम पीरियड होगा एग्जामिनेशन का, हमारे एग्ज़ाम का जो टाइम होने वाला है वो होने वाला है 1 आवर 30 मिनट्स। 1 घंटा 30 मिनट का समय आपको मिलेगा क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा और क्या बातें हो सकती है, तो फुल मार्क्स आपका कितना है ये सब आपको आइडिया है। 40 मार्क्स का है आपका टोटल एग्ज़ाम एंड टोटल आपके 3 ग्रुप में क्वेश्चंस रहेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। 3 ग्रुप में आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस उससे फर्क नहीं पड़ता है कि कितने होंगे, बट ठीक है फिर भी आप देख लो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 19 होंगे, ठीक है। अब आप ये बात अच्छे से समझ लो कि ग्रुप ए में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 7 रहेंगे, लेकिन आपको इनमें से सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि 7 में से सिर्फ 5 करेंगे, 7 क्वेश्चंस के आंसर हम नहीं करेंगे और 7 में से किसी भी 5 क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। ग्रुप ए जो है वो आपका 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन वाला ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद आपके ग्रुप बी पे आते हैं। ग्रुप बी आपके 3 मार्क्स ईच क्वेश्चंस का ग्रुप है। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 8 से 14 तक होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ग्रुप बी में भी होने वाले हैं 7, और इनमें से भी आपको जो आंसर करना होगा वो करना होगा सिर्फ 5 का। किसी भी 5 क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। नो मैटर्स 1 से लेकर के शुरू करना है, ऐसा नहीं है, तुम कोई भी 5 कर लो। फिर ग्रुप सी में आते हैं। ग्रुप सी आपके ईच 5 मार्क्स क्वेश्चन का ग्रुप है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके होंगे वो होंगे आपके 5, जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है। ध्यान रखेंगे इन बातों का, और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल में हड़बड़ी नहीं करेंगे। 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को हम अच्छे से पहले देख लेंगे, एक दिमाग में एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लेंगे कि किस तरह से हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, और फिर हम उन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो करना शुरू कर देंगे। अब हमारे में जो सेट है इसमें जो क्वेश्चंस है हम इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। और सबसे पहले शुरुआत ग्रुप ए से करेंगे। एक बेसिक सा जो आपको जानकारी होनी चाहिए एग्जामिनेशन की वो इतनी है कि आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें, उसके इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रख लें और अकॉर्डिंगली आप आंसर करेंगे। तो क्वेश्चंस आपके स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से भी हैं और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पोर्शन से भी है, पार्ट ए पार्ट बी, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि टर्म 2 के सिलेबस क्या क्या रहने वाले हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके ग्रुप ए का, वो है कि विच एवरेज will be suitable to find out the average wage in a factory। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एवरेज
सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है तब जब हमें किसी भी फैक्ट्री के एवरेज वेज को कैलकुलेट करना हो। यहाँ पे क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड है, जहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपसे जो टर्म पूछ रहा है विच इज़ द एवरेज वेज। अब एवरेज वेज निकालना है, औसत मजदूरी, तो इसके लिए हम एक ही कॉमन टर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दैट इज मीन। अर्थमेटिक मीन जो होगा वो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख के बता रही हूँ सो दैट कि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं ताकि एक तैयारी में आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप इसको बिल्कुल एक सिंपल टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है कि विच एवरेज विल बी सूटेबल, देन यू कैन राइट द अर्थमेटिक मीन विल बी सूटेबल टू फाइंड आउट द एवरेज वेज इन अ फैक्ट्री। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे आंसर करेंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि राइट वन डिमेरिट ऑफ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन जो है उसका वन डिमेरिट आपसे पूछा जा रहा है, उसको आपको आंसर करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख लें कि मीन डेविएशन का वन डिमेरिट क्या हो सकता है। तो सबसे पहला जो डिमेरिट है, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं डिमेरिट में, बट क्योंकि आपसे सिर्फ एक पूछ रहा है तो आप कोई भी एक डिमेरिट लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपके नोट्स में आपको बताया हुआ है बहुत सारे डिमेरिट्स हैं मीन डेविएशन के, बट क्योंकि सिर्फ एक ही कोई पूछ रहा है तो कोई भी एक डिमेरिट आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे एक डिमेरिट लिख देते हैं कि मीन डेविएशन जो होता है ये अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर अलजेब्रिक कैलकुलेशंस। क्यों नहीं है ये सूटेबल या क्यों यूज़ नहीं होता है अलजेब्रिक कैलकुलेशंस में, ट्रीटमेंट में? बिकॉज इट इग्नोर्स, ये इग्नोर करता है प्लस और माइनस के जो साइंस होते हैं। इट इग्नोर्स प्लस और माइनस साइंस ऑफ डेविएशन। डेविएशंस में जो प्लस और माइनस का साइन होता है, लाइक 6 - 8 है तो रिजल्टिंग वैल्यू आना चाहिए -2, बट मीन डेविएशन में हम क्या लेते हैं, चूँकि हम डेविएशन में ऐसा वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं 2। तो प्लस और माइनस के साइन को ये इग्नोर करता है, जिसकी वजह से ये एक इसका डिमेरिट बन जाता है कि इसको हम अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में कम यूज़ करते हैं, या अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। ये एक डिमेरिट आप लिख सकते हो। अदरवाइज़ आप इसके और भी डिमेरिट्स लिख सकते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो इट हैज़ लेस सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। अगर इस कैलकुलेशन को, मीन डेविएशन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपेयर करें तो इसके पास लेस स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ये भी एक डिमेरिट हो सकता है, और भी कई डिमेरिट्स के पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हो। मूव करेंगे, चूँकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा हमको करना नहीं है, तो हमने बस एक लाइन में एक कोई सा भी पॉइंट सिंपल सा लिख देना है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि राइट द फॉर्मूला फॉर लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, जिसको हम लोगों ने चैप्टर के अंदर काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है, प्राइस इंडेक्स। और मैंने आपको सिखाया भी था कि फॉर्मूले को हम याद कैसे करते हैं। तो लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। जहाँ पे फॉर्मूला लिखने के बाद आप ज़रूर बता दीजिएगा कि फॉर्मूले में जो टर्म आप बता रहे हैं ये क्या है। ठीक है, P1 क्या है, प्राइस ऑफ
करेंट ईयर। इसी तरह से क्यू नॉट क्या है, तो बता दीजिए क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। देन आप बता दीजिए पी नॉट क्या है, तो पी नॉट में बता दीजिए प्राइस ऑफ बेस ईयर। देन आप बता दें कि सिग्मा P1 Q नॉट से आप क्या दिखा रहे हो, तो इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसेस ऑफ करेंट ईयर एंड प्राइसेस क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। या इतना नहीं भी बताओगे तो चल जाएगा, लेकिन आप बेसिक सा एक जो इंट्रोडक्शन है कि P1 Q नॉट या P नॉट Q नॉट ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें आप फॉर्मूले में बता दें और आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है हु इज कॉल्ड क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर हम किसको कहते हैं, तो क्रॉनिक पुअर भी हम लोगों ने पॉवर्टी के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जब हम पुअर पीपल को कैटेगराइज करते हैं तो हम 3 कैटेगरी बनाते हैं लोगों की, और उन कैटेगरीज में एक है आपके क्रॉनिक पुअर पीपल की कैटेगरी, जहाँ पे क्रॉनिक शब्द का मतलब आपको समझाया है कि क्रॉनिक का मतलब होता है कंटिन्यूटी में, लगातार लंबे समय तक। तो क्रॉनिक पुअर में वो सारे लोग आ जाएंगे। आप लिख सकते हैं इट इंक्लूड्स ऑल दोज पीपल who are always poor and those who are usually poor। क्रॉनिक पुअर पीपल की कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसमें हम उन सारे लोगों को शामिल करते हैं जो हमेशा गरीब हैं, लंबे समय तक गरीबी रेखा के नीचे जो लोग पाए जा रहे हैं उनको हम ऑलवेज पुअर कहेंगे, जो हमेशा से हैं। और यूजुअली पुअर का मतलब भी हो गया समटाइम्स जो लोग पॉवर्टी लाइन के वैसे लोग जो हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं बट समटाइम्स वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले जाते हैं, देन दे आर टर्म्ड एज यूजुअली पुअर। इन दोनों को मिला दें तो क्रॉनिक पुअर पीपल की कैटेगरी बनती है, और ये हो गया आपका क्रॉनिक पुअर पीपल का आंसर। ठीक है, इतने क्वेश्चंस को आप जरा ध्यान से देख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5। जहां पे पूछा जा रहा है हु इज, अच्छा ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल से हम क्या समझते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर जो है उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। और ह्यूमन कैपिटल का मतलब आपको बताया है इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल, एजुकेशन, एबिलिटी, skill, education, ability, expertise, knowledge, ये सारी चीज़ें जो भी एक इकोनॉमी में एक पॉइंट ऑफ टाइम में पाई जाती है, in a nation, in a
पॉइंट ऑफ टाइम, इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आप ऐसा लिख सकते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी देश में जो टोटल स्टॉक आपको देखने को मिलता है स्किल का, एजुकेशन का, एबिलिटी की, नॉलेज की, एक्सपर्टीज की, वो तमाम चीज़ें जो है उसी को हम ह्यूमन कैपिटल के नाम से जानते हैं, उसी को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है राइट द नेम ऑफ 2 सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट के 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो रूरल क्रेडिट के 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो होते हैं उनको हम कैटेगराइज बेसिकली करते हैं 2 हेड्स में। एक होता है आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर बोलेंगे, और सेकंड है आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जिसको हम फॉर्मल सेक्टर कहते हैं। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में आपके आ जाएंगे लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स जो हो गए, रिलेटिव्स हो गए। जब आप किसी ऐसे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के तौर पर किसी अपने करीबी से पैसे ले लेते हैं, किसी जान पहचान वाले से पैसे उधार ले लेते हैं, तो ये सब आपके आते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में। ठीक है, जिसमें आप ट्रेडर्स से पैसे वगैरह ले लेते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की बात करेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs। उसके अलावा इसमें आपके आ जाएंगे बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि बेसिकली हेल्प के लिए रूरल एरियाज़ के पीपल की वर्क करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हो गए, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हो गए विच आर ऑथेंटिकली सेटअप जिनका किया गया है बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द रूरल पीपल, तो वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, फॉर्मल सोर्सेज के अंदर आ रहे हैं। और जो आपके वैसे लोग हो गए जिनको कोई ऑथराइजेशन, कोई पावर नहीं मिला हुआ है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है, बट येस अगर उनके पास पैसे हैं, आप उनसे उधार लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हो, तो उस केस में वो आपसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सोर्स हैं रूरल क्रेडिट के इंडियन इकोनॉमी में, अगर हम बात कर रहे हैं रूरल क्रेडिट के सोर्सेज के बारे में। देन ये आप 2 इंपॉर्टेंट तरीके से लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर है आपका ग्रुप क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि व्हाट वाज द एम ऑफ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। याद करेंगे हम लोग, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज अ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय चाइनीज गवर्नमेंट और GLF के नाम से इस स्ट्रैटेजी को शॉर्ट में हम जानते हैं। और इस स्ट्रैटेजी का एक ही एम था, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एट ए मैसिव स्केल। सिर्फ आप एक वर्ड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। पूरे कंट्री में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था चाइना में। एंड इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने की जो टाइमिंग थी, वो टाइमिंग आपकी थी 1958 में। ये जो GLF की स्ट्रैटेजी आई थी, दैट वाज स्टार्टेड इन 1958। और उस समय इस पॉलिसी का एम था कि देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमको बढ़ाना है। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे बिल्कुल क्लियरली, जिससे कि पता लग जाए कि कॉन्सेप्ट बच्चे को मालूम है। और ज़रूरी नहीं है हमारे बिल्कुल यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हाँ इसी तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, सो दैट कि आपसे क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है, जिस सेंस में पूछ रहा है, आपने उसी सेंस में उस क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। ओके, तो इसी के साथ ना ग्रुप A जो है वो हमारा फिनिश हो जाता है। और अब बात करेंगे हम लोग ग्रुप B के बारे में।
अच्छा, ग्रुप ए में जो 7 क्वेश्चंस हैं उनमें से कोई भी 5 करने हैं हमें, ये बात हम याद रखेंगे, ठीक है। ग्रुप बी में भी टोटल आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे और इनमें से भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि किसी भी 5 का आपको आंसर करना है। कॉपी में जब भी आप ग्रुप ए से ग्रुप बी में या बी से सी में जंप करें, देन ग्रुप को आप क्लियरली मेंशन करिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। चूंकि आप सब्जेक्टिव टाइप में आंसर कर रहे हैं, सो यू हैव टू क्लियरली मेंशन ईच एंड एवरी ग्रुप। हर एक क्वेश्चन का नंबर भी आपको ध्यान से क्वेश्चन पेपर में आंसर बुक में मेंशन करना होगा, सो दैट कि आपकी कॉपी को इवैल्यूएट करते समय जो एग्जामिनर है उसे ज़्यादा परेशानी महसूस ना हो और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें, ठीक है। देन है आपका ग्रुप बी। ग्रुप बी में सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राइट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। आपसे पूछ रहा है कि जो मीन है उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखिए। अब जैसा कि आप ध्यान दो, इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है कितने मेरिट और कितने डिमेरिट, ऐसा कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो हम कितने मेरिट्स कितने डिमेरिट लिखें। तो उस केस में आप थोड़ा अपने विल से काम करें और 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमको टाइम भी मैनेज करना है इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर अदर ग्रुप्स। तो उस वजह से आपने क्या करना है कि एक वाइज डिसीजन लेते हुए, अगर कोई भी क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं, सॉरी नंबर ऑफ आंसर्स या पॉइंट्स मेंशन नहीं है कि राइट 2 डिमेरिट्स और 2 मेरिट्स या राइट 3 मेरिट्स और डिमेरिट्स, सो हम अकॉर्डिंगली मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन काम करेंगे। तो 3 मार्क्स का है, 3 पॉइंट्स अगर लिख दें शॉर्ट में तो हमारा काम आसानी से बन सकता है। तो सबसे पहले हम मेरिट्स लिख लेंगे। सबसे पहला मेरिट कि ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इट इज़ सिंपल, ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे कि हम ग्रुप्स ऑफ वैल्यूज़ को एक सिंगल वैल्यू के तौर पर मेजर कर सकते हैं। जो आपका मीन है उसका कैलकुलेशन बड़ा आसान है, कोई भी कर सकता है, तो ये एक मेरिट है इसका, ठीक है। उसके अलावा और मेरिट में आप लिख सकते हो इट इज़ ए स्टेबल मेजर। ये एक स्टेबल मेजर होता है, एक स्थिर मापन का तरीका है ये, जिससे कि आप किसी भी ग्रुप्स ऑफ वैल्यूज़ को एक सिंगल वैल्यू में अगर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो आसानी से ये काम कर सकते हैं। अच्छा, इसको स्टेबल मेजर किससे कंपेयर करके कह रहे हैं, मेरिट तो बोल दिया बट किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो इट इज़ अ स्टेबल मेजर कंपेयर टू द मीडियन एंड मोड। ये याद रखिएगा, मीडियन और मोड से कंपेयर करें तो ये एक बहुत ही स्टेबल, एक स्थिर तरीका है, मेजरमेंट है, जिससे कि हम कई तरह के इकोनॉमिक फैक्ट्स का पता लगा लेते हैं। उसके अलावा आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, मीन एक ऐसा वैल्यू होता है जिससे कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंटायर ग्रुप ऑफ डेटा को। यू हैव अ लार्ज मास ऑफ डेटा अवेलेबल है आपके पास, और अगर आपको उसको रिप्रेजेंट करते हुए उसको कन्वर्ट करना है इनटू अ सिंगल वैल्यू, तो ये काम आप मीन के साथ कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन के साथ, इसके कैलकुलेशन के साथ हमें इस तरह की सुविधाएं जो हैं वो मिल जाती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेरिट है अर्थमेटिक मीन का। ठीक उसी तरह से अब अगर हम डिमेरिट्स की बात करें तो डिमेरिट्स में आप और 3 पॉइंट्स लिख दो, आपका काम जो है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं लिखना है, मैं बस आपको बता रही हूँ, आप इसको ऐसे ही आंसर कर दें। क्लैरिटी आपने हमेशा देखनी है कि वो हमको हमेशा मेंटेन करके रखना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। सो सबसे पहला जो डिमेरिट आप यहाँ पे लिखेंगे वो आप लिख सकते हैं, इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, डिमेरिट में है कि ये अर्थमेटिक मीन जो है इसका कैलकुलेशन एक ऐसा कैलकुलेशन है जो कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ के साथ अफेक्टेड हो जाता है। कहने का मतलब हुआ कि
जैसे इसमें ना आप एग्जैक्ट डेटा जो है वो आपको नहीं मिलता है, मतलब जो जैसे आपके पास, मैं एग्जांपल से बता दूं, आपके पास वैल्यूज़ हैं लाइक कोई सीरीज़ है जहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ है 6, 90, 60, ठीक है, और आपको इसका मीन निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सिंपली 6 + 90 + 60 डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 50 एंड 150 एंड 156/3, तो हो गया आपका वैल्यू आ गया 3 5 15 एंड 3 2 6, 52। अब यहाँ पे देखो 52 आ गया आपका क्या? मीन। ये 52 इस सीरीज के ना ही स्मॉलेस्ट वैल्यू से बहुत रिलेटेड है और ना ही लार्जेस्ट वैल्यू से बहुत रिलेटेड है। मतलब लार्जेस्ट वैल्यू इज 90 एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 6 इन दिस सीरीज, इफ यू आर टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 52 जो मीन आ गया है, इसका दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है स्मॉलेस्ट वैल्यू से एंड लार्जेस्ट वैल्यू से, बट स्टिल एक वैल्यू आ गया है 52 दैट रिप्रेजेंट्स ऑल दीज वैल्यूज इन अ सिंगल वैल्यू। तो इस केस में ना इस ये जो है अर्थमेटिक मीन, इसका सेंस समटाइम्स थोड़ा सा इरेलीवेंट आ जाता है। मतलब कहने का है कि स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू से ये बिल्कुल मेल नहीं खाता, और इस केस में एक्सट्रीम वैल्यूज आने पर इसका जो अफेक्ट है, इसका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम नज़र आता है इन द कैलकुलेशन। उसके अलावा आप और भी डिमेरिट्स में पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि इट प्रोवाइड्स, या आप यहाँ पे लिख सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हायर वैल्यू। कहने का मतलब हुआ मोर इम्पॉर्टेंट टू हायर वैल्यूज। लाइक हायर वैल्यूज जो हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बट इन केस ऑफ स्मॉलर वैल्यूज मीन जो है वो आपका उतना हेल्पफुल नहीं होता है। बिकॉज अभी अभी आपको बताया मैंने एक एग्जांपल दे करके कि जब हम मीन निकाल लेते हैं तो वो एक एवरेज वैल्यू को बताता है, और एवरेज वैल्यू कहीं ना कहीं हायर वैल्यू को ही दिखाता है। तो ज़्यादातर मीन वैल्यूज जो है वो हायर वैल्यूज़ में ही आते हैं इफ़ अगर एक सीरीज़ में लार्जेस्ट वैल्यूज ज़्यादा हैं देन। तो ये भी एक डिमेरिट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है ये हायर साइड की तरफ, नॉट द लोअर साइड। मतलब सीरीज में या किसी भी ग्रुप्स ऑफ डेटा में जिस तरह के वैल्यू, जिस रेंज के वैल्यू ज़्यादा रहेंगे, मीन वैल्यू भी आपका उसी की तरफ नज़र आता है। मैथमेटिकली कैलकुलेटेड ये भी एक डिमेरिट है। कि ये जो अर्थमेटिक मीन होता है इसको हम चूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से, कि किसी भी तरीके से हम अर्थमेटिक मीन को निकाल रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप सिर्फ और सिर्फ मोड के केस में कर सकते हैं, जो मीन मीडियन मोड वगैरह हम लोगों ने पढ़ा है, बस उसी के केस में हम ऐसा कर सकते हैं। मीन में है कि हम डायरेक्टली चूज़ कर ले कोई एक ऑब्जर्वेशन को एज मीन, तो वो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होता है। ये हमें इसको निकालने के लिए मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही पड़ती है, और तब जा कर के हमको मीन वैल्यू का पता लग जाता है। तो इस तरह से ये कुछ डिमेरिट्स के पॉइंट हो जाते हैं, कुछ मेरिट्स के पॉइंट हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि यही पॉइंट्स लिखने हैं, आप इनके अलावा कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हो मेरिट डिमेरिट में। और भी बहुत सारे मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स के पॉइंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब एक काम हम करते हैं, आज के क्लास को हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हुए डिस्कशन करेंगे और सेट 1 को फिनिश करेंगे। थैंक यू।